और दोस्तों सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि अगर आज आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है कि डिप बाय कैसे करना है, कितना करना है और किस तरीके से करना है। पहली चीज जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि वो अपना पूरा पैसा एक ही बकेट में नहीं डालते। दे डिवाइड देयर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इनटू टू पार्ट्स, कोर पोर्टफोलियो और टैक्टिकल पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो का मीनिंग है वो पैसा जो दोस्तों मार्केट में जब भी करेक्शन आता है हर बार लोगों को लगता है कि इस बार कुछ अलग है, कि शायद मार्केट अब कभी रिकवर ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो निफ्टी ने अपने इंसेप्शन से लेकर अभी तक मल्टीपल बार बड़े क्रैशेस देखे हैं और हर बार स्ट्रॉन्गर होके वापस आया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। 2000 का .com क्रैश, जब ग्लोबली टेक बबल ब्रस्ट हुआ था, निफ्टी अराउंड 1800 के लेवल से गिरकर ऑलमोस्ट 850 तक आ गया था, यानी मोर देन 50% करेक्शन, और लगभग 3 साल में ये रिकवर भी कर गया। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये इंडिया के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल क्रैश था। निफ्टी 6300 प्लस से गिरकर डायरेक्टली 2250 तक आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट 65% का क्रैश। लेकिन इंटरेस्टिंगली सिर्फ 2 साल के अंदर मार्केट ने पूरा रिकवरी कर लिया और न्यू हाइज भी बना दिए। अब बात करते हैं 2011 यूरो क्राइसिस, ग्लोबल स्लोडाउन, यूरोपियन डेट क्राइसिस और वीक ग्लोबल इकोनॉमी के टाइम निफ्टी अराउंड 6300 से गिरकर 4500 के पास आ गया था, अप्रॉक्स 28% करेक्शन, और रिकवरी में लगे करीब 2 साल। अब 2020 कोविड क्रैश, ये तो आपको याद ही होगा जब पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी। निफ्टी 12,400 से गिरकर 7,500 तक आ गया था इन जस्ट फ्यू वीक्स, यानी नियरली 40% क्रैश। लेकिन शॉकिंगली ये हिस्ट्री की फास्टेस्ट रिकवरी थी। सिर्फ 8 से 9 महीनों में निफ्टी ने नए हाइज बना दिए। नेक्स्ट 2022 रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन और रेट हाइक्स के टाइम निफ्टी अराउंड 18,600 से गिरकर 15,200 आ गया था, अप्रॉक्स 18% करेक्शन, और रिकवरी इट टुक रफली लेस देन 1 ईयर। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हर क्रैश का रीजन अलग था लेकिन रिकवरी पैटर्न सेम था। तो दोस्तों अगर हिस्ट्री हमें कुछ सिखाती है तो वो ये है कि मार्केट गिरता जरूर है बट परमानेंटली नीचे नहीं रहता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं होता कि क्रैश आएगा या नहीं, क्वेश्चन होता है कि जब क्रैश आए तो क्या आप प्रिपेयर्ड हो। और अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन एक बार फिर बनती नजर आ रही है। दोस्तों पिछले लगभग 4 से 5 हफ्तों में मार्केट ने काफी ब्रूटल करेक्शन देखा है। हर तरफ सिर्फ नेगेटिव हेडलाइंस थी, वॉर का टेंशन, क्रूड ऑयल स्पाइक, इन्फ्लेशन फियर्स, और नेचुरली मार्केट भी लगातार प्रेशर में था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, सिर्फ लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर मार्केट का सेंटिमेंट कंप्लीट रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी जो कुछ दिन पहले 22,500 के नीचे ट्रेड कर रहा था अब वापस 24,000 के ऊपर आ चुका है, और अब सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है, क्या वर्स्ट ओवर हो चुका है, क्या ये एक्चुअल रिकवरी की बिगिनिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये मार्केट में एंट्री लेने का राइट टाइम है। बिकॉज हिस्ट्री एक चीज बहुत क्लियरली बताती है दोस्तों, मार्केट कभी भी सब कुछ नॉर्मल होने का वेट नहीं करता। जब आम इन्वेस्टर को क्लैरिटी मिलती है तब तक स्मार्ट मनी यूजुअली एंट्री ले चुकी होती है। और इसी वजह से आज के वीडियो में हम लॉजिकली ब्रेक डाउन करेंगे कि ये रीसेंट रैली सिर्फ टेम्पररी रिलीफ बाउंस है या जेन्युइन रिकवरी, सीजफायर का मार्केट पे एक्चुअल इंपैक्ट क्या है, किन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपने ये मूव समझ लिया तो नेक्स्ट वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी यहीं से स्टार्ट हो सकती है। अब दोस्तों अगर हम ऑनेस्टली देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट का मूड काफी अनईजी बना हुआ था। हर जगह बस एक ही डिस्कशन चल रहा था, वॉर हेडलाइंस, क्रूड प्राइसेस इंक्रीजिंग, मार्केट फॉलिंग, और सबके माइंड में एक ही फियर था, यार अगर सिचुएशन और बिगड़ गई तो। लेकिन फिर सडनली नैरेटिव चेंज हुआ। जैसे ही सीजफायर की अनाउंसमेंट आई, ग्लोबल मार्केट्स ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली पॉजिटिव रिएक्शन दिए। यूएस मार्केट्स शार्पली ग्रीन ओपन हुए, ऑयल प्राइसेस अपने हाई से कूल डाउन होने लगे, और जो रिस्क एपेटाइट कंप्लीटली डिसअपियर हो गई थी इन्वेस्टर्स की, वो वापस आती नजर आई। इंडियन मार्केट जो काफी प्रेशर में था उसने भी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है, और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स इसी पॉइंट को मिस कर देते हैं। मार्केट सर्टेनिटी का वेट नहीं करता। इंस्टीट्यूशनल मनी फियर में बाय करती है, रिटेल मनी कंफर्ट में बाय करती है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में वेल्थ ट्रांसफर रिटेल से इंस्टीट्यूशंस की तरफ होती है। मार्केट तब मूव करता है जब सिर्फ रिलीफ का पहला सिग्नल मिलता है, ना कि तब जब सब कुछ ऑफिशियली नॉर्मल हो जाए। और जब तक आम इन्वेस्टर को लगता है कि अब सब कुछ सेफ लग रहा है, अब इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, तब तक अक्सर मेजर रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी होती है। अब दोस्तों ये जो करेक्शन हुआ था
ये कोई रैंडम फॉल नहीं था, इसके पीछे मल्टीपल मैक्रो ट्रिगर्स एक साथ काम कर रहे थे, दैट इज जियोपॉलिटिकल टेंशंस, राइजिंग क्रूड प्राइसेस और फॉरेन आउटफ्लोज। यानी जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, कैपिटल रिस्क एसेट से निकलकर सेफ हेवंस की तरफ मूव करता है और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट पर उसका इंपैक्ट और ज्यादा दिखता है। यानी ये सिर्फ कोई सेंटिमेंट ड्रिवन फॉल नहीं था, ये मैक्रो ड्रिवन करेक्शन था। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि सीज फायर ने एग्जैक्टली चेंज क्या किया और इक्वली इंपॉर्टेंट क्या चेंज नहीं हुआ है। देखिए, नो डाउट सीज फायर ने मार्केट सेंटिमेंट को इंप्रूव किया है, वो क्लियरली विजिबल है जिस स्पीड से मार्केट्स ने रिएक्ट किया। लेकिन एक मिस्टेक जो इन्वेस्टर्स को नहीं करनी चाहिए वो ये है कि टेम्पररी रिलीफ को परमानेंट रेजोल्यूशन समझ लेना, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्राउंड रियलिटी में अभी भी बहुत कुछ अनरिजॉल्व्ड है। ऑयल प्राइसेस थोड़े कूल डाउन हुए हैं बट स्टिल एलिवेटेड लेवल्स पर ही है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंप्लीटली खत्म नहीं हुए हैं, बस टेम्पोररीली पॉज हुई है और ग्लोबल ग्रोथ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज भी अभी भी एग्जिस्ट करती है। यूएस स्लोडाउन फियर्स, रिसेशन टॉक्स, इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटीज सब अभी भी टेबल पर ही है। तो हाँ, मार्केट बाउंस किया है बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फुल बुल रन में एंटर कर गए हैं। इस फेज को आप फुल रिकवरी नहीं बल्कि पैनिक से कॉशियस ऑप्टिमिज्म का ट्रांजिशन समझिए। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इवन आफ्टर दिस रिबाउंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स फिर भी इस मूव का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और रीजन इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, रीजन है उनका रिएक्शन पैटर्न। कुछ लोग पैनिक में फॉल के टाइम सेल कर चुके हैं, जो अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज वॉलेटिलिटी पेशेंस को टेस्ट करती है, और कुछ लोग अब वेट कर रहे हैं परफेक्ट क्लैरिटी का। उन्हें लग रहा है पहले ऑयल और नीचे आ जाए, पहले फॉरेन मनी वापस आ जाए, पहले हेडलाइन स्टेबल हो जाए, फिर इन्वेस्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों, मार्केट ऐसे काम नहीं करता। मार्केट आपको नीट एंड क्लीन कॉन्फर्मेशन नहीं देता। बाय द टाइम सब कुछ परफेक्ट दिखने लगता है, स्टॉक्स यूजुअली ऑलरेडी री-रेट हो चुके होते हैं और तब आपको वही स्टॉक्स हाई वैल्यूएशन पर मिलते हैं। अब एक और पैटर्न क्वाइटली देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने रीसेंट मंथ्स में गोल्ड एक्सपोजर काफी बढ़ा दिया है और ऑनेस्टली देखा जाए तो इमोशनल पर्सपेक्टिव से ये गलत भी नहीं है। फियर हाई था, अनसर्टेनिटी हाई थी और नेचुरली लोग सेफ एसेट्स की तरफ मूव हुए। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो तो अब शायद उस एलोकेशन को रिविजिट करने का टाइम आ रहा है, क्योंकि गोल्ड ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया। गोल्ड का पर्पस होता है प्रोटेक्शन देना जब फियर हाई हो, और एग्जैक्टली वही हुआ। जब अनसर्टेनिटी पीक पर थी, गोल्ड ने पोर्टफोलियो को कुशन प्रोवाइड किया। बट गोल्ड जनरली रिकवरी लीड नहीं करता। जब कंडीशन स्टेबलाइज होने लगती है, चाहे पार्शियली ही क्यों ना हो, कैपिटल ग्रेजुअली डिफेंसिव एसेट से निकलकर ग्रोथ एसेट्स में शिफ्ट होने लगती है और हिस्टोरिकली वो ग्रोथ एसेट्स होते हैं इक्विटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड कंप्लीटली बेच दो, बिल्कुल नहीं। गोल्ड का पोर्टफोलियो में रोल हमेशा रहेगा डाइवर्सिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर फियर की वजह से आपका गोल्ड एलोकेशन डिस्प्रपोर्शनेटली हाई हो चुका है तो मे बी धीरे धीरे इसको रीबैलेंस करना सेंसिबल है। बिकॉज अगर रिकवरी सस्टेन होती है तो नेक्स्ट वेल्थ क्रिएशन फेज मोस्ट लाइकली गोल्ड नहीं इक्विटीज लीड करेंगी। और दोस्तों, हिस्टोरिकली देखा जाए जब भी रिकवरी आती है उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट इक्विटीज को ही मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिकवरी कभी लाउड और ऑब्वियस स्टार्ट नहीं होती, वो इनिशियली बहुत क्वाइटली स्टार्ट होती है। यही रीजन है कि इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो क्लियर सिग्नल का वेट करते रहते हैं बिफोर एंटरिंग इक्विटीज। उन्हें लगता है कि पहले कॉन्फर्मेशन मिल जाए फिर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। रिकवरी कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट नहीं होती, हेजिटेशन से स्टार्ट होती है। जब मार्केट का इनिशियल अपमूव बिगिन होता है तब सब कुछ फ्रेजाइल लगता है, अनसर्टेन लगता है, रिस्की लगता है और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो होता भी है। बट आयरॉनिकली वही फेज होता है जहां अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज जब तक कॉन्फिडेंस रिटर्न करेगा तब तक स्मार्ट मनी ऑलरेडी पोजीशंस बिल्ड कर चुकी होंगी। नाउ स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी फंडामेंटली अभी भी इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि एक वॉर या एक करेक्शन से इंडिया का स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गया है। आज भी डोमेस्टिक कंजम्पशन स्ट्रांग है, फाइनेंशियल सेक्टर स्टेडली ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट केपेक्स पुश कंटिन्यू हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम इंटैक्ट है। यस, ग्लोबल इश्यूज शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, बट इंडिया के कोर इकोनॉमिक ड्राइवर्स अभी भी स्ट्रांग है और इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ब्रॉडर पिक्चर देखनी चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म हेडलाइंस नहीं। अब ऑब्वियसली दोस्तों, एक जेन्युइन क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है, व्हाट इफ सिचुएशन फिर से रिवर्स हो गई तो? व्हाट इफ सीज फायर फेल हो गया? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में कॉन्वर्सेशंस चल रही थी वो सक्सेसफुल नहीं रही, तो ये जो बातचीत है ये फिर से होगी, फिर से चीजें सुधरेंगी। बट हाँ, सीज फायर ब्रेक भी हो सकता है फिर से वही लड़ाई वाला माहौल आ जाए। व्हाट इफ सीज फायर फेल हो गया? व्हाट इफ ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर जाए? और ऑनेस्टली ये वैलिड कंसर्न्स है, लेकिन यहाँ मैच्योर इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं।
क्योंकि कोई भी कंसिस्टेंटली नेक्स्ट हेडलाइन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं, ना एक्सपर्ट, ना इंस्टीट्यूशंस। और जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो वो है अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, मार्केट ऑलरेडी सीजफायर को प्राइस इन करना स्टार्ट कर चुका है। अभी फुल फ्लेज्ड रैली कंफर्म नहीं हुई है, बट इट हैज क्लियरली रिमाइंडेड एवरीवन कि सेंटिमेंट कितनी क्विकली शिफ्ट कर सकता है। और इस टाइम सबसे बड़ा रिस्क शायद करेक्शन का नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है अंडर इन्वेस्टेड रह जाने का, सिर्फ परफेक्ट क्लैरिटी का वेट करते करते। और दोस्तों, सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि अगर आज आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि बाय द डिप बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है कि डिप बाय कैसे करना है, कितना करना है और किस तरीके से करना है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। और ऑनेस्टली ये डिफरेंस क्रिएट करता है एक एवरेज इन्वेस्टर और एक सीरियस वेल्थ बिल्डर के बीच। देखिए, सबसे पहली चीज जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि वो अपना पूरा पैसा एक ही बकेट में नहीं डालते। दे डिवाइड देयर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इनटू टू पार्ट्स, कोर पोर्टफोलियो और टैक्टिकल पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो का मीनिंग है वो पैसा जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है, जो आप नेक्स्ट 10 से 15 साल कंपाउंडिंग के लिए रखना चाहते हो। इस पोर्शन में जनरली डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग होती है थ्रू इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बिजनेसेस। और आइडियली ये आपके टोटल इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो का रफली 70 to 75% होना चाहिए, क्योंकि ये आपका बेस वेल्थ इंजन है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो अपना 100% पैसा एक साथ डिप्लॉय कर देते हैं और फिर जब रियल अपॉर्चुनिटी आती है तब उनके पास कुछ बचा ही नहीं होता। इसीलिए सेकंड बकेट होता है टैक्टिकल कैपिटल। ये वो कैपिटल होता है जो आप इंटेंशनली रिजर्व रखते हो अपॉर्चुनिटीज के लिए। जब मार्केट पैनिक में हो, जब सब डर रहे हो, जब हेडलाइंस नेगेटिव हो, तब ये कैश काम आता है। एंड बिलीव मी दोस्तों, हिस्ट्री विटनेस है, मैक्सिमम वेल्थ पैनिक के टाइम पे डिप्लॉय किए गए कैपिटल से ही बनती है, ना कि कंफर्ट के टाइम पर। अब सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और ये बहुत पावरफुल है, इमोशनल इन्वेस्टिंग मत करो यार, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो। अगर आप बिना सिस्टम के इन्वेस्ट करते हो तो आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप बस अपने इमोशंस में रिएक्ट कर रहे हो। देखिए, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीड में खरीद लेते हैं और जब मार्केट नीचे आता है तो फियर में बेच देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली उल्टा ऑफ व्हाट शुड बी डन। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इमोशन से इन्वेस्ट नहीं करते, सिस्टम से इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने लिए एक सिंपल डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क बना सकते हो। अगर मार्केट नॉर्मल है तो रेगुलर एसआईपी कंटिन्यू करो, और अगर मार्केट 10% गिर जाए रीसेंट हाई से तो एक्स्ट्रा बाय स्टार्ट करो। अगर 15 to 20% गिर जाए तो डिप्लॉयमेंट और इंक्रीज करो, और अगर 25% प्लस करेक्शन आ जाए तो एग्रेसिवली डिप्लॉय करो। क्योंकि रियलिटी ये है कि बिग मनी तब बनता है जब आप फियर के एनवायरनमेंट में बाय करते हो, ना कि एक्साइटमेंट के एनवायरनमेंट में। अब तीसरी इनसाइट जो काफी अंडररेटेड है, एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड्स यूज करो, लेकिन डिप बाइंग के लिए ईटीएफ्स कंसीडर करो। काफी लोग ये नुआंस एक्सप्लेन ही नहीं करते। म्यूचुअल फंड डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के लिए ग्रेट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटोमेशन मिलता है, जब सैलरी आई एसआईपी कट गई, डिसिप्लिन मेंटेन रहा। लेकिन अगर आप टैक्टिकल बाइंग करना चाहते हो, मार्केट सडनली 3 से 4% गिरता है इंट्राडे, तो म्यूचुअल फंड उतना एफिशिएंट टूल नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको डे एंड का एनएवी मिलता है, आप एग्जैक्ट डिप कैप्चर नहीं कर पाते। वेयरएज ईटीएफ में आपको रियल टाइम एग्जीक्यूशन मिलता है, मतलब अगर मार्केट इंट्राडे पैनिक करे आप उसी वक्त एंट्री ले सकते हो। तो एक मैच्योर फ्रेमवर्क ये हो सकता है कि रेगुलर मंथली इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स और करेक्शंस या फिर पैनिक बाइंग के लिए ईटीएफ। ये स्ट्रक्चर बहुत प्रैक्टिकल है और पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। अब फोर्थ प्रिंसिपल, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, नेवर गो फुली इन्वेस्टेड। और ये बिगिनर्स को काउंटर इंट्यूटिव लगता है, उन्हें लगता है कि कैश आइडल पड़ा है तो वेस्ट है। बट एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स नो वन थिंग, कैश इज ऑल्सो अ पोजीशन। कैश का पर्पस रिटर्न जनरेट करना नहीं होता, कैश का पर्पस होता है ऑप्शनैलिटी प्रोवाइड करना। मतलब जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो आप एक्शन ले पाओ, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी 100% इन्वेस्टेड हो तो करेक्शन आने पर आप सिर्फ देख सकते हो, एक्ट नहीं कर सकते। और इन्वेस्टिंग में ये एक बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन होता है, अपॉर्चुनिटी देखना बट आपके पास कोई कैपिटल ही नहीं है, ठीक है। और लास्टली एक हैबिट जो वेल्थ इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं बट रिटेल इन्वेस्टर्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। हर 6 महीने में या 1 साल में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करो, देखो कहीं इक्विटी ओवरवेट तो नहीं हो गई, कहीं गोल्ड अननेसेसरली ज्यादा तो नहीं बढ़ गया, कहीं कैश एक्सेस तो नहीं पड़ा। बिकॉज इन्वेस्टिंग सिर्फ बाइंग का गेम नहीं है, एलोकेशन मैनेजमेंट का गेम है। और लॉन्ग टर्म विनर्स वही बनते हैं जो अपने पोर्टफोलियो को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। और एंड में बस एक लाइन याद रखो, रिटेल इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, लेकिन सीरियस इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं कब खरीदना है, कितना खरीदना है और किस स्ट्रक्चर में खरीदना है। बिकॉज वेल्थ स्टॉक सिलेक्शन से नहीं, कैपिटल एलोकेशन से बनती है। और अगर आप ये 8 सीख गए तो लॉन्ग टर्म में आप ऑलरेडी
मेजॉरिटी इन्वेस्टर से अहेड हो। रिमेंबर, वेल्थ मार्केट टाइमिंग से नहीं बनती, बट डिसिप्लिन्ड कैपिटल डिप्लॉयमेंट से बनती है। दोस्तों, मार्केट अपॉर्चुनिटीज हमेशा अनसर्टेनिटी के डिस्गाइज में आती है। जब सब कंफर्टेबल होता है तब यूजुअली इजी मनी ऑलरेडी बन चुकी होती है। रियल वेल्थ तब बनती है जब आप डिसिप्लिन रहते हो व्हाइल अदर्स स्टे इमोशनल। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। ये सिर्फ टेम्पररी बाउंस है या फिर एक नई रैली की शुरुआत? और अगर आपको ऐसे डीप डाइव मार्केट एनालिसिस वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ हम नॉइज नहीं लॉजिक डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, कमेंट्स में बताओ कि क्या इस टाइम पर आप बाइंग कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे हो, ईटीएफ्स के थ्रू कर रहे हो, या फिर डायरेक्ट स्टॉक बाइंग कर रहे हो, और आपका फेवरेट ईटीएफ या आपका फेवरेट स्टॉक क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।